नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में सीएम भूपेंद्र और 16 मंत्रियों की शपथ। प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर जनता को प्रणाम किया। पूर्व सीएम रूपाणी से भी चर्चा की। जी हां दोस्तों, 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने दोपहर 2 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें 8 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री हैं। भास्कर ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मिनिस्टर शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, शपथ के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने किया यह ऐलान। जी हां दोस्तों, कश्मीर विवाद को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक बार फिर बयान जारी किया है। OIC ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढने के लिए संगठन एक योजना पर काम कर रहा है। POK पहुंचे OIC के सेक्रेटरी जनरल हिसेन ब्राहिम ताहा ने राष्ट्रपति आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया। हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर सबसे जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत का एक जरिया ढूंढना। हम पाकिस्तानी सरकार और अन्य देशों के साथ मिलकर इसके लिए एक खाका भी तैयार करने में जुटे हुए हैं। हिसेन ब्राहिम ताहा ने आगे कहा कि इसी वजह से हमें इस मामले में संगठन के सदस्य देशों का साथ चाहिए और हमें यह पता होना चाहिए कि कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा सड़क पर खड़े होकर नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली एयरपोर्ट के T3 को यात्रियों ने कहा नर्क। क्या है मामला, जानिए। जी हां दोस्तों, देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पे यात्रियों को होने वाली परेशानियां इस कदर बढ़ गई है कि अब इसकी तुलना नर्क से हो रही है। हवाई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली और यहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की। दरअसल दोस्तों, यह देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसके 3 टर्मिनल हैं, T1, T2 और T3। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और कुछ घरेलू उड़ानें T3 से संचालित होती है। औसतन यह लगभग 1.9 लाख यात्रियों और प्रतिदिन लगभग 1200 उड़ानों को संभालता है। यात्रियों का कहना है कि कल्पना कीजिए कि आप एक उड़ान भरने के लिए T3 पर पहुंचते हैं। कुछ घंटों के भीतर आप महसूस करते हैं कि आप चेक पॉइंट से लेकर हवाई अड्डे में प्रवेश तक देरी के चक्रव्यूह में फंस गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पिछले कुछ सप्ताह से हवाई यात्रियों को इसी का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर पर तमाम शिकायतें हैं। इसमें आम यात्रियों ने जो अपनी बात रखी है, साथ ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने भी सुझाव दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुष्पा के प्रोड्यूसर्स के घर पर IT की रेड। 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी। कंपनी में विदेशी फंडिंग होने का शक। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा बनाने वाली तेलुगु प्रोडक्शन कंपनी मैत्री के कई ठिकानों पर छापेमारी की। IT अधिकारियों को शक है कि इस प्रोडक्शन कंपनी में कुछ NRI लोगों ने भी निवेश किया है। इसी शक के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के 3 मालिकों यल मंचली रविशंकर, नवीन अर्नई और चेरुकुरी मोहन के आवास सहित 15 ठिकानों पर रेड डाली, जो शाम तक जारी है। दोस्तों, मैत्री फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले पुष्पा समेत रंगस्थलम और श्री मंडू जैसी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 51 साल की उम्र में एक बार फिर पिता बने मनोज तिवारी। पत्नी ने दिया बेटी को जन्म। जी हां दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के सुपर स्टार सिंगर, एक्टर और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के घर बेटी का जन्म हुआ है। एक्टर की पत्नी सुरभि तिवारी ने 12 दिसंबर को एक बेटी को जन्म दिया है। सोशल मीडिया के जरिए मनोज तिवारी ने यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की। मनोज तिवारी ने इंस्टाग्राम पर पत्नी के साथ अस्पताल से पहली तस्वीर शेयर करते हुए पिता बनने की खबर दी। उन्होंने बेटी के आगमन पर खुशी जताते हुए प्यारा सा पोस्ट भी लिखा। एक्टर 51 साल की उम्र में बेटी के पिता बनने पर भावुक नजर आए और लिखा, बड़े हर्ष के साथ सूचित करना है कि मेरे घर में लक्ष्मी के बाद सरस्वती का आगमन हुआ है। आज घर में प्यारी सी बिटिया पैदा हुई, उस पर आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। सुरभि मनोज तिवारी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दर्ज कराया केस। 200 करोड़ की जबरन वसूली का है मामला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपमानजनक टिप्पणी के लिए सोमवार को साथी कलाकार जैकलिन फर्नांडिस और 15 मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। उन्होंने मीडिया संगठनों पर
टिप्पणियों को आगे ले जाने और उसे प्रसारित करने का आरोप लगाया। फतेही ने आगे दावा किया कि उनके प्रतिद्वंदी अभिनेता और मीडिया संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। नोरा फतेही ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता के वित्तीय, सामाजिक और व्यक्तिगत पतन को सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त नंबर 1 द्वारा एक साजिश रची गई थी और उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। जिस अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र नोरा फतेही ने अपनी शिकायत में किया, वह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले से जुड़ी है, जिसमें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का इंतजार। कश्मीर, हिमाचल में पारा शून्य से नीचे, राजस्थान का चूरू 5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा। जी हां दोस्तों, देश में सर्दी दस्तक दे चुकी है। कश्मीर और हिमाचल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद पारा शून्य के नीचे पहुंच गया। इसके कारण मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरा है। हालांकि दिल्ली में अभी कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। वहीं मुंबई में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बाकी मैदानी इलाकों की बात करें तो राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी पारा गिरा है। चक्रवात मेंडूस के बाद दक्षिण के राज्यों में भी मौसम बदला है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश हो रही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे ठंड बढ़ गई है। अन्य राज्यों के पर्यटक यहां पहुंचकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने की हो रही है देरी तो जुर्माने को लेकर न हो परेशान। आरबीआई के इस नियम से नहीं लगेगी पेनल्टी। जी हां दोस्तों, बदलते वक्त के साथ ही क्रेडिट कार्ड यानी कि आजकल के लोगों की एक अहम जरूरत बन गया है। लोग अपने बिजली बिल, मोबाइल बिल, शॉपिंग, ग्रोसरी खरीदने आदि जैसे तमाम काम के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप बिना तत्काल देरी किए, बिना पैसे के भी शॉपिंग कर सकते हैं और बाद में उसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देते हैं तो आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं तो आपको इसका जुर्माना देना पड़ता है। आजकल ज्यादातर लोग एक साथ कई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। ऐसे में एक ज्यादा कार्ड होने के कारण वह क्रेडिट कार्ड बिल के ड्यूज डेट को भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपने बिल का सही समय पर पेमेंट नहीं कर पाए तो ऐसे में पेनल्टी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक आप ड्यू डेट निकलने के बाद में कुछ दिन तक बिल पेमेंट बिना जुर्माने के कर सकते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर आप ड्यू डेट निकलने के 3 दिन के बाद तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो इससे आपको पेनल्टी के साथ साथ खराब क्रेडिट स्कोर से भी छुटकारा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को मिलेगा शानदार प्रदर्शन का इनाम। रहाणे और ईशांत की होगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज के रहाणे और ईशांत शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को एक और बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। टीम से बाहर होने के बाद अब इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी होनी भी तय मान ली गई है। वहीं दोस्तों लिमिटेड ओवर्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को बोर्ड की ओर से इनाम दिया जाएगा। इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलेगी। 21 दिसंबर को होने वाले अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की नई लिस्ट जारी करेगा। जल्द ही टी20 फॉर्मेट में टीम की कमान संभालने जा रहे हार्दिक पांड्या को भी प्रमोशन देने की तैयारी हो रही है। हार्दिक पांड्या को सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में प्रमोट किया जाएगा। रहाणे और ईशांत शर्मा के अलावा रिद्धिमान साहा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में साहा को यह कह दिया गया था कि उन्हें अब दोबारा टीम इंडिया में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। ईशांत शर्मा और रहाणे की भी टीम इंडिया में वापसी बेहद मुश्किल नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण बोली कुछ लोग बढ़ती इकोनॉमी से जलते हैं। कमजोर रुपए के सवाल पर कहा कांग्रेस के समय पूरी अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में सोमवार को देश की अर्थव्यवस्था पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर सवाल किए। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष को इससे परेशानी है। महंगाई, इकोनॉमी और रुपए के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के समय रुपया ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी आईसीयू में थी। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद आज भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। इससे संसद में बैठे कुछ लोगों को जलन और परेशानी हो रही है। देश की बढ़ती इकोनॉमी पर गर्व होना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फ्लैट रहा बाजार। सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 62,130 पर हुआ बंद। 30 में से 18 शेयरों में गिरावट। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स
सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 62,130 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.5 अंक चढ़कर 18,497 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 30 में से 12 शेयर चढ़कर बंद हुए। 18 शेयरों में गिरावट रही। दोस्तों, इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 379 अंक यानी कि 0.62% की गिरावट के साथ 62,181 के स्तर पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मारुति ने फिर किया सेफ्टी में निराश, फिसड्डी निकली ये 3 कारें, मिला सिर्फ 1 स्टार। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। हालांकि कंपनी के अधिकतर मॉडल सेफ्टी के मामले में खरे साबित नहीं होते। हाल ही में मारुति सुजुकी की 3 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया और तीनों ही गाड़ियां सेफ्टी में फिसड्डी साबित हुई। इनमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी इग्निस और मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो शामिल है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इन तीनों को सिर्फ 1 स्टार हासिल हुआ। एडल्ट ऑक्यूपेड प्रोटेक्शन कैटेगरी में इन तीनों को 1 स्टार मिला, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेड प्रोटेक्शन में स्विफ्ट को 1 स्टार जबकि इग्निस और एक्सप्रेसो को 0 स्टार मिले। मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने ड्राइवर और पैसेंजर्स के सिर व गर्दन को अच्छी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन ड्राइवर की छाती के लिए कमजोर सेफ्टी मिली। स्विफ्ट को एडल्ट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 34 में से सिर्फ 19.19 अंक मिले और उसे 1 स्टार मिला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, घर में इंग्लैंड के हाथों पिटकर पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हुआ। जानिए क्या है इंडिया की स्थिति। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड ने मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 26 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। सीरीज हार के साथ साथ पाकिस्तान टीम को एक और बड़ा झटका लगा। बाबर आजम ब्रिगेड अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन में फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए इस मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इंग्लैंड की टीम भी फाइनल में पहुंचने की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया टीम फिलहाल टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 12 में से 8 टेस्ट में जीत हासिल कर ली और उनके 75% अंक हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है जिसके 60% अंक हैं। फिर श्रीलंकाई टीम का नंबर आता है, उसके 53.33% पॉइंट है। फिर इसके बाद में चौथे नंबर पर टीम इंडिया का नंबर आता है। हालांकि दोस्तों, टीम इंडिया के पास अभी 6 मैच हैं। अगर 6 में से भारत 4 मुकाबले जीत लेता है और 2 मुकाबलों को ड्रॉ पर समाप्त करता है तो भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा मानहानि मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से दाखिल मानहानि का मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी सतही बयानबाजी के लिए सिसोदिया को शर्मा से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए थी। अब उन्हें मुकदमे का सामना करना चाहिए। इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट भी सिसोदिया की याचिका खारिज कर चुका है। शर्मा और उनकी पत्नी पर पीपीई किट के सौदे में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव करते हुए कहा कि उनका मतलब यह नहीं था कि शर्मा भ्रष्ट है। उन्होंने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए थे। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील को नामंजूर कर दिया। जस्टिस कौल ने कहा कि अपनी भाषा देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि असम के मुख्यमंत्री की बीवी के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा मेरे पास है, इसका क्या अर्थ लगाया जाए। आपने जो कहा उसका नतीजा भुगतने को तैयार रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम की 4 शादियां हो या ईसाइयों में संपत्ति बंटवारा, कॉमन लॉ बनाने का जोखिम परख रही बीजेपी। जी हां दोस्तों, तारीख 24 नवंबर 2022 एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए अड़िंग है और हम इसे लाकर रहेंगे। ठीक 15 दिन बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर राज्यसभा प्राइवेट बिल पेश किया, यानी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए ही सही बीजेपी ने देश भर में कॉमन लॉ बनाने के लिए वाटर टेस्टिंग शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर यह नियम लागू हो जाता है तो पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे, यानी कि मुसलमान 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्रिश्चियन में जो धर्म के तहत जो कानून लागू है वह भी अब देश में मान्य नहीं हो पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक
छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अब फ्लाइट से सीधे नॉर्थ गोवा पहुंच सकेंगे। मोपा एयरपोर्ट पर कैसीनो, रिसोर्ट और शॉपिंग प्लाजा, नाइट पार्किंग की भी है सुविधा। जी हाँ दोस्तों, भारत के पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस गोवा में अब 2 एयरपोर्ट हो गए हैं। साउथ गोवा में पहले से बने डाबोलिम एयरपोर्ट के बाद नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। नए एयरपोर्ट से गोवा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जो पर्यटक नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं वे अब सीधे इसी एयरपोर्ट से पहुंच सकेंगे। मोपा एयरपोर्ट से A380 जैसे जंबो एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। इस एयरपोर्ट पर नाइट पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। वहीं यहां कैसीनो, इको रिसोर्ट और शॉपिंग प्लाजा बनाए गए हैं। वर्तमान में मोपा एयरपोर्ट की क्षमता हर साल 44 लाख पैसेंजर्स को सर्व करने की है, जिसे बढ़ाकर 3.3 करोड़ तक किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। वेडिंग सीजन में सोना 109 रुपए टूटा, चांदी की कीमत में भी आया उछाल। जी हां दोस्तों, कमजोर ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में सोमवार को बदलाव देखने को मिला। वेडिंग सीजन में 12 दिसंबर को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 54,461 रुपए का हो गया। 1 किलोग्राम चांदी की दरों की बात की जाए तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 68,503 रुपए हो गई है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 109 रुपए टूटकर 54,461 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल से पहले बवाल, लियोन मेसी से भिड़ने वाले रेफरी की छुट्टी। जी हां दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहले सेमीफाइनल से विवाद शुरू हो गया है। मंगलवार देर रात को अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच मुकाबला होना है। इस बीच फीफा ने बड़ा फैसला लिया है और विवादित रेफरी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। उनका नाम मैथ्यू लाहोज़ था। ऐसा तब हुआ जब अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी ने मैथ्यू लाहोज़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच हुए क्वार्टर फाइनल मैच में रेफरी वही रेफरी थे और उनके कई फैसले विवादों की वजह बने थे। यहां तक कि उनकी लियोन मेसी समेत अन्य अर्जेंटीना के खिलाड़ियों से भिड़ंत भी हो गई थी। स्पेनिश रेफरी ने अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच मैच में कुल 15 येलो कार्ड्स दिखाए थे। इनमें से एक कार्ड लियोन मेसी को भी दिखाया गया था। इतना ही नहीं, रेफरी के कई फैसलों के कारण मैदान पर हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए, संसद में बोले सुशील कुमार मोदी। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बिहार के बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान 2000 रुपए के नोट का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से इस नोट को बंद कर देने की अपील की। सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2000 रुपए का नोट अब बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है, ये ATM से भी नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि ये लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को अब इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जब नोटबंदी हुई थी तब 500 और 2000 रुपए के नोटों को तेजी से बदलने के लिए रीमोनेटाइजेशन करने के लिए 2000 के नोट का प्रचलन शुरू किया गया था। पिछले 3 सालों से RBI ने इस नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी है। बड़ी संख्या में 2000 के नकली नोट जब्त किए जा रहे हैं। लोगों ने बड़ी तादाद में 2000 के नोट जमा कर रखे हैं, जिसका इस्तेमाल अवैध व्यापार में हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में भी मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उमर खालिद को 7 दिन की जमानत, जेल से बाहर आएगा दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी। जी हां दोस्तों, उमर खालिद को अदालत ने 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत उसे बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली है। उसे 23 से 30 दिसंबर तक 1 सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी गई। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 सितंबर को सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोपी है। 3 दिसंबर को ही उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की कंकड़दुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोप मुक्त करार दिया था। ये दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे थे, लेकिन दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में न्यायिक हिरासत में है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। शर्जिल इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी
आरोपी बताते हुए यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।